पहला पेपर देने जा रहा है तो शाम को आकर बाप की क्रिया में बैठ रहा है, दूसरा पेपर देने जा रहा है तो 10वीं करने जा रहा है। तो कभी ऐसे थॉट्स नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल आपके इन लॉ से लड़ाई होगी कि क्यों ना मैं अलग घर में रह लूं? सिचुएशन कोई भी आए, घबराना नहीं है। लड़कियां घबरा जाती हैं और घबराने के बाद एकदम से पेरेंट्स को फ़ोन करती हैं और बैग उठाती हैं और चल देती हैं कि तो कमाता ही नहीं है। अब तक हमने आपकी कहानी में बहुत सारी चीज़ें जानी, सोनीपत, दिल्ली, फिर फैमिली, शादी, इन लॉज, फिर एकदम से कैंसर आ जाना हस्बैंड के साथ। तो यहीं पर ही ना, जैसे ही अमित ने बोला कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो मेरे को ना रोना आया ना मेरे कुछ रिएक्शन हुआ। अब सिंगल मदर की जर्नी कैसी थी? सबसे पहला चैलेंज आता है घर कैसे चले, फिर आता है बच्चे कैसे पलेंगे, और अगर अभी उम्र ऐसी है कि बच्चों की जिम्मेवारियां। देखो, अब आप सिंगल मदर हो, आपकी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई, अब आपके पास आप और आपका बेटा ही है। कभी आपने ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आए कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा? आज के पॉडकास्ट में हमने फाउंडर को ही गेस्ट बना दिया है। सो कैसा लग रहा है? चेयर रिवर्स हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। रोल कैसा लग रहा है कि आज हम आपसे पूछेंगे, आप लोगों से पूछते हो हमेशा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले भावना जी, आप बताइए कि आप अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और बचपन कैसा था आपका? मेरा जन्म सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और शादी करके मैं दिल्ली में आई हूँ। और मेरा बचपन इतना खूबसूरत, इतना प्यारा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं पैदा हुई, एक तो मैं ना बहुत मांग के आई थी। मैं फर्स्ट चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स का। जैसे शादी के काफ़ी टाइम बाद हुई तो बहुत सब कोई एक गोदी से दूसरी गोदी, तो मेरे को ना कोई ज़मीन पे पैर नहीं रखने देता था। तो एक दिन मेरी मम्मी ने ना सबको बुला के क्लास लगाई कि अगर तुम लोग मेरी लड़की को चलने नहीं दोगे ना, ऐसे गोदियां लेते रहोगे तो चलना नहीं सीखेगी। तो तब जाकर मेरे पैर ज़मीन पे रखे गए। तो मेरा बचपन, जॉइंट फैमिली थी, 50 बंदों का हमारा परिवार था और हमारी बुआ लोग भी आए रहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और मैं बता नहीं सकती कि जॉइंट फैमिली में मैंने कई चीज़ें इतनी ऐसी सीखी। हम लोग जैसे खाना खाने बैठे हैं तो हमारा लंच कहीं हो जाता था, डिनर कहीं हो जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था। पर बहुत अच्छा मेरा बचपन बीता। मेरे को कई बार कोई कहे ना कि पुरानी यादों में जाओगे तो क्या देखना चाहोगे, तो मैं बस पुरानी यादों में जाकर यही देखना चाहूँगी कि मेरे पापा मम्मी मेरे को बहुत प्यार कर रहे हैं। सो बचपन में कोई ऐसा बंदा था या फिर कोई ऐसा फैमिली मेंबर जिसके साथ आप बहुत ज्यादा अटैच थे? मैं अपने पापा के साथ बहुत अटैच थी। अच्छा। बहुत ज्यादा कोई एक अटैच। ऐसी याद उनकी जो आप शेयर करना चाहो, कोई ऐसी मेमोरी? मेमोरीज तो बहुत है मेरी पापा के साथ, लेकिन ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद है कि जब मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम शुरू हुए ना, मेरा 12th का जब पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में देने गई, तो पूरे बोर्ड एग्ज़ाम में उन्होंने छुट्टी करी, लेने जाना, छोड़ने आना, लेने जाना, उनका ये रहता था। मतलब मेरे को वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते थे वो हाँ, लोग। मतलब पूरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट रहता था। मैंने अगर मुँह से कोई चीज़ निकाल दी तो वो उसी वक़्त आ जाती थी। और इन सब चीज़ों को मैं आज बहुत मिस करती हूँ क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपका नाम किसने रखा था भावना? मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं जगत अंकल, उनकी वाइफ ने ले रखा था। उनका नाम रमेश आंटी था। वो माल टाउन में रहती थी सोनीपत में, तो उन्होंने मेरा नाम भावना रखा था। और कोई ऐसी याद है आपकी बचपन से कि लाइक आपने सोचा होगा बचपन में कि मुझे ये बनना है? कोई मतलब सपना था आपका कि मैं, जैसे लोग सोचते हैं डॉक्टर वगैरह? जब मैंने ग्रेजुएशन मेरी चल रही थी ना, तो मेरे को तब था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मेरे को फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करना चाहती थी। पर बाद में हमारा चेंज हो गया कि बीएससी एमएससी की तरफ हम जाएंगे, तो वो एक मेरा सपना ही रह गया जो मैं नहीं कर पाई। शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी 15 Feb 2002 में हुई थी। अरेंज मैरिज सेटअप था या कैसे था, थोड़ा अगर हाँ, एक्सप्लेन करो हम तो। लोग मांगलिक थे। अच्छा। और हमारी अरेंज मैरिज ही हुई थी। तो शादी से पहले आप जानते थे सर को? नहीं, मैं नहीं जानती थी। कभी बात हुई हो? शादी से पहले जब एंगेजमेंट हो तब गई करी तब थी तो खैर बात। देखो वो बहुत कोई पीरियड ऐसा चल रहा होता, फोन पे भी बात होती थी। पर हमारे ना एंगेजमेंट और शादी में सिर्फ 1 सवा महीने का ही टाइम था, तो हम लोग ज़्यादा मिले भी नहीं। शॉपिंग में ही जो मिलना मिलाना हो गया। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी, हमारी मैरिज हो गई थी और फिर
तो में शादी हुई। सोनीपत से दिल्ली का सफर कैसा रहा, क्योंकि शादी आपकी दिल्ली में हुई है, तो कितना चेंज लगा आपको? एकदम ड्रास्टिक चेंज था। मैं कहती हूँ कि सोनीपत में हम लोग जिस तरीके से लिविंग हमारी थी, और दिल्ली में आके एकदम अपोजिट, इतनी फास्ट, इतना सब कुछ, हर चीज़ एक के बाद बैक टू बैक होती रहती थी। और सोनीपत में शाम को तो ऐसा होता था सब आराम से रेस्ट, लेजीनेस। और अब जब मेरे को शादी के बाद सोनीपत जाती थी ना, तो ऐसा लगता था कि मुझे कितनी शांति भरी नींद आ रही है। और जैसे सोनीपत से मैं दिल्ली आने लगती थी, बाईपास आने लगता था, जैसे करंट लग जाता था कि मेरी एकदम सारी चीज़ें फास्ट अलाइनमेंट शुरू हो जाती थी। इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। पता नहीं दिल्ली के पानी में क्या था, या मुझे नहीं पता, पर बहुत चेंज मैंने देखा। तो जॉइंट फैमिली आपकी शादी के बाद भी थी या फिर न्यूक्लियर फैमिली थी? नहीं, हमारी न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली। तो कैसा रहा आपका, क्योंकि जॉइंट फैमिली से एकदम से न्यूक्लियर फैमिली? जैसे ही मेरी डोली आई है, बहुत बढ़िया इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं बताना चाहूंगी सभी को। जैसे ही मेरी डोली आई, क्योंकि इतनी बड़े हमारा मतलब कोठी थी, बड़ा घर था। हाँ, मुझे मालूम था कि हमारा यहाँ दिल्ली में फ्लैट है, तो कोठी से मैं फ्लैट में आ रही हूँ, मैं सब कुछ जानती थी। यह तो जैसे ही मैं एंटर हुई, तो एकदम से मैंने कहा, पापा मैं कहाँ आ गई। और उसके बाद ये घर मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि जब मैं वहां जाती थी तो 4-5 दिन के बाद कहती थी, अब मुझे अपने घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मैं ऐसे कहती थी। वैसे जैसे आप जॉइंट फैमिली में रहते थे, काफी लोगों से घिरे हुए रहते थे, यहाँ पे फिर भी कम लोग थे, तो उसका असर पड़ा आपकी लाइफ पे? नहीं, मेरी लाइफ में ना असर नहीं पड़ा, क्योंकि ना मैं बड़ी सोशल थी। ये जो हमारा डी ब्लॉक है ना, ये ऐसा है कि जैसे 12 घर हैं, ये हमारी जॉइंट फैमिली। सोसाइटी। हाँ, जिस सोसाइटी में मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ है डी ब्लॉक में 12 घर हैं। ये 12 घर ऐसे हैं जैसे कि जॉइंट फैमिली आपकी। मेरा क्या था कि सब लोग मेरे को सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता था, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि एक बार तो एक हमारे ऊपर भैया रहते थे, उन्होंने कह दिया कि आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आपकी नई नई शादी हुई है, ऐसा लगता है कि आप कितने सालों से हमारे साथ रह रहे हो। तो मेरे हस्बैंड को और मेरी मदर इन लॉ को कोई नहीं जानता था, मेरी वजह से सब जानते थे कि ये भावना के हस्बैंड है, ये भावना की मदर इन लॉ है। तो मेरा ऐसा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा था। मैरिड लाइफ के स्टार्टिंग के इयर्स कैसे थे आपके, मतलब शुरू में आपको क्या परेशानियां आई, कैसे आपने एडजस्टमेंट करी? कोई ऐसा रियल इंसिडेंट बताना जिसे हम सारी लड़कियां रिलेट कर पाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, कि यहीं से ही मेरा असली स्ट्रगलिंग, असली जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने अपनी बुक भी लिखी है, पेन टू पावर। आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। वो मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड का क्या था कि उनको ना जैसे जॉब्स जल्दी जल्दी उन्होंने बदला। आप कई बार क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी, कई बार बंदा कहता है कि छूट ना जाए, और कई बार खुद से वो गलती कर बैठता है कि मैं जॉब चेंज करता हूँ। तो उनकी जॉब चेंज करने से ना, जल्दी जल्दी करने से, तो हमको थोड़ा सेटिंग करने में, समझने में टाइम लगा कि हम किस तरीके से अपने टाइम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे इन सारी चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि मेरे को तो ना बिल्कुल इस चीज़ की समझ ही नहीं आई कि ये क्या, ये कैसे, ही क्या हो गया, ये क्या एकदम से जॉब छूटना, ये सब चीज़ें मैंने शायद देखी नहीं थी। तो ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ये मैंने बहुत नज़दीक से फेस करी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, अगर किसी लड़की की शादी के बाद बिजनेस एकदम कई बार ख़त्म हो जाता है, कभी किसी के हस्बैंड की जॉब खुद से छोड़ देना या छूट जाना, ले ऑफ कई बार जैसे हो जाता है, तो मैं यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर रहना कि सिचुएशन कोई भी आए, घबराना नहीं है। लड़कियां घबरा जाती हैं, और घबराने के बाद एकदम से पेरेंट्स को फ़ोन करती हैं और बैग उठाती हैं और चल देती हैं कि तो कमाता ही नहीं है। मैंने वो स्टेप नहीं लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मिल जाएगी जॉब, और उस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया। पहले तो मैंने खुद को इस चीज़ को समझा, समझने के बाद फिर मैंने इस चीज़ को धीरे धीरे उसको भी मोटिवेट किया, अपने हस्बैंड को, आगे और भी रास्ते कई खुलेंगे। तो ये चीज़ मैंने खुद से अपने आप को एनालिसिस करके समझाई, मैंने किसी से सलाह नहीं ली इस चीज़ की। आपके हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग कैसी थी स्टार्टिंग में और उसके बाद ओवरऑल भी? मैं जहाँ तक अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग की कहूँगी ना, तो शुरू का टाइम जो था हमारा ठीक ठीक रहा। फिर थोड़ा ऐसा, जब हमारे जॉब्स का से चल रहा था, फिर एकदम से बिजनेस में शिफ्ट होना था। तो देखो, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, घर के अंदर बहुत चीज़ें हिलती हैं। जब चीज़ें हिलती हैं
तो हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग भी कम बैठती है। तो इन सब चीज़ों को मैंने बहुत करीब से फेस किया, पर उस चीज़ में भी ना, अगर मेरे 2 दिन खराब गए हैं तो तीसरे दिन हम लोग फिर से खड़े हो जाते थे, एक साथ बैठते थे, समझते थे, समझाते थे। ऐसे में मेरे हस्बैंड मेरे को ज़्यादा समझाते थे, मैं थोड़ा ना एकदम से अग्रेसिव हो जाती थी, लेकिन वो मेरे को समझाते थे। और मैं उस चीज़ को, बस मेरी एक अच्छी आदत थी कि अगर कोई मुझे समझा रहा है तो पहले मैं उसको समझती थी, मैं उसके साथ ना बहस नहीं करती थी। बहस मैं तब करती थी जब बहुत एक्सट्रीम हो जाती थी। और इन लॉज के साथ कैसा था आपका? इन-लॉज़ के साथ भी जैसा हर लड़की का होता है, खट्टा-मीठा, मेरा भी रहा। कभी बहुत अच्छा होता था, कभी एकदम से ऐसा हो जाता था कि हम कहते थे कि चलो आपका काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, काम किसी का नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि देखो जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, आपके ज़रूरी नहीं है कि तार हर वक़्त मिलें। मैं यहाँ लड़कियों को ये समझाना चाहूँगी कि तार हर वक़्त मिलें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन तार को मिलाना, गाँठ बनाने से अच्छा है मिला देना, वो ज़्यादा अच्छा। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा। तो कभी ऐसे थॉट्स नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल आपके इन लॉज से लड़ाई होगी कि क्यों ना मैं अलग घर में रह लूं? मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि मेरे फादर इन लॉ हमारे साथ नहीं रहते थे, वो बाहर रहते थे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे मदर इन लॉ, हम चारों साथ रहते थे। जब वो हमारे घर में आए ना, तो कहीं न कहीं देखो एक हमारी एक ज़िंदगी चल रही थी। जब ज़िंदगी चल रही होती है, जिनके साथ हम कभी नहीं रह रहे और वो एकदम से हमारे घर में आएँ और फिर हमें उनके हिसाब से चलना पड़े, तो हमने यही एक बार, एक नहीं 3 बार ये डिसीज़न लिया कि हम नीचे इसी फ्लोर पे रेंट का घर था, हम वो घर ले लेते हैं और या फिर कहीं दूसरी सोसाइटी में, पर इनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, आस-पास रहेंगे, हम आते-जाते रहेंगे। और हमने ये डिसीज़न लिया, हम लोगों ने मम्मी को नहीं बताया और हमने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली कि अगले दिन हमें 11 बजे देखने जाना है। जितनी बार हमने ये स्टेप लेने की कोशिश करी, उतनी बार मेरे फादर की तरफ से फ़ोन आ जाता था कि वो एडमिट हो गए। जितनी बार मैंने इस घर से पैर निकालने की कोशिश करी, मेरे मायके से मेरे फादर का फ़ोन आ जाता था, पापा को कुछ हो गया। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है कि मैं इस घर से निकलने की कोशिश करती हूँ। हम लोग एक न्यूक्लियर में और जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे मायके से फ़ोन आ जाता है। हमने उसको ड्रॉप कर दिया। यहीं रहेंगे, यहीं लड़ेंगे, इस चीज़ का सामना करेंगे और स्मूथली इस चीज़ को सेटल करेंगे। और ये चीज़ सेटल भी हुई। धीरे-धीरे हम अपने फादर इन लॉ को समझने लगे, उनकी हेल्थ इश्यूज़ को समझने लगे। हालाँकि हमारा इस घर में रहते वक़्त काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एमआईजी फ्लैट था, 2 कमरों का घर था, तो हमने सोसाइटी में हमें परमिशन नहीं मिली और पीछे हमने मकान को एक्सटेंड करने की कोशिश करी, तो सोसाइटी वालों ने हमारा वो मकान तुड़वा दिया। तो हमें प्रॉब्लम बहुत हुई, पर फिर भी हमने उसमें रह के एडजस्ट करा और बहुत आगे बढ़े। फिर हमारा बिज़नेस भी ग्रो होने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि हम पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, चाहे जैसे भी रह रहे हैं, पर हमारा बिज़नेस ग्रो होने लगा। हम लोग बहुत अच्छे बढ़ने लगे, काफ़ी चीज़ें हमारी ठीक होने लगी। हमने एक छोटी कार से बड़ी कार ली, बड़ी कार से उससे बड़ी कार ली। तो मुझे ये चीज़ें ना बाद में समझ में आने लगी। देखो हर चीज़ ना एकदम से नहीं आती है, मैच्योरिटी पे आती है। जब आप 40 पे आते हो, 42 पे आते हो, तो आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं कि अगर हम बड़ों के साथ रह रहे हैं तो कहीं न कहीं वो ब्लेसिंग्स काम करें, चाहे हमारा खट्टा-मीठा चल रहा है, लेकिन ब्लेसिंग्स काम करती हैं। इस चीज़ की मैं साक्षात आपके सामने बैठी हूँ। सो भावना मैम, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। आजकल ना लड़कियां शादी से पहले ही कह देती हैं कि मुझे तेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, हम अलग रहेंगे। सो इस केस में आप क्या सोल्यूशन दोगे? मैं यहाँ पर ये सॉल्यूशन देना चाहूँगी कि 2 सिनेरियो बनते हैं कि एक तो जब आप शादी से पहले, लड़की जब सपने बुनना शुरू करती है कि मेरी शादी होनी है और उसमें बड़ा गुडी-गुडी टाइम चल रहा होता है, तब वो सास-ससुर भी अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब तक वो उस घर में नहीं गई है, तब तक वो हर रिश्ता बड़ा खूबसूरत लगता है। 2 महीने के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अलग होना है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हो आप सभी कि एक तो अगर आपकी जॉब है, तब तो एक पेरेंट्स भी मेंटली प्रिपेयर हैं कि बच्चे आते जाते रहेंगे, हम भी उनके पास आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, बिजनेस फैमिली है, कम से कम 5 साल आपको देने पड़ेंगे। 5 साल उनको अपना बनाना पड़ेगा, उनके साथ
अपने को जोड़ना पड़ेगा, वो फिर वो जुड़ेंगे, बहुत कुछ होगा। मैं कहती हूँ कई बार तो ऐसा समय भी किसी किसी की ज़िंदगी में आएगा कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं पसंद करोगे। लेकिन एक बात अपने दिल पर मैं हर लड़की से पूछना चाहूँगी यहाँ पर, अगर आपको कुछ तबीयत खराब हो जाए, साथ वाले कमरे में पता है एक फीमेल बैठी है, एक माँ बैठी है, आप उसको जाओगे या अपनी माँ को फ़ोन करेंगे जो 2 घंटे में 3 घंटे में पहुँचेगी, और इस देर में वो माँ एकदम से आपको संभाल लेगी? कभी सोचना इस बात को। सही कह रहे हो। बात गहरी है लेकिन कड़वी और सच्ची है। तब हम आपकी कहानी में आगे बढ़ रहे हैं, अब मैं और पर्सनल होती जा रही हूँ। सो मैम, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। जब आपके हस्बैंड को कैंसर डायग्नोस हुआ था, तो उस टाइम पे वो कैंसर की रिपोर्ट जब आपके आगे आई थी, डॉक्टर ने कैंसर वर्ड बोला था, तब क्या बीती थी आप पर? आपने फैमिली को कैसे बताया था? बहुत ही टचिंग क्वेश्चन पूछा है ये। मैं आप सबको इस चीज से आपको ना कहीं काफी एक मोटिवेशन भी मिलेगा। जी मैम। हम लोग जब सिटी स्कैन कराकर सरल से नीचे उतरे थे ना, मेरे हस्बैंड बी फार्मा बैकग्राउंड से थे, तो देखो इंसान आधा मेडिकल तो स्टूडेंट को पता चल ही जाता है कि उसको क्या हुआ है। जी। जब वो ड्राइविंग सीट पे बैठे थे तो उन्होंने एकदम से देखा कि मेटास्टेटिक है, भावना ये तो कैंसर है, और मैं इस तरफ बैठी थी। तो उस वक्त भी एक्चुअली मैं यहाँ एक बताऊंगी, मेरी मम्मी ना ब्रह्म कुमारी इसको मानती हैं, और मैंने भी वो कोर्स किया हुआ था। तो मैं हर चीज़ को ना, अपनी ज़िंदगी के हर चैप्टर को, सुख को दुख को, उस ड्रामे से रिलेट कर लेती हूँ कि मुझे ड्रामे में ना अच्छा जोड़ना है, अगर बुरा भी आया तो उसको ठीक करके जाना है, उस ताकि क्योंकि मैं जब 5000 साल के बाद आऊँ तो मैं कम उस चीज़ को ना, मैं वैसा वैसा मेरा ड्रामा चले। तो यहीं पर ही ना, जैसे ही अमित ने बोला कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो मेरे को ना रोना आया ना मेरे कुछ रिएक्शन हुआ, ऐसे बोल्डनेस से बैठी थी। उस वक्त मेरे अंदर से यही निकला कि जब गुलजार दादी को कैंसर हुआ था, ब्रह्म कुमारी की बहुत बड़ी वो है वहाँ पर, गुलजार दादी को हुआ था, तो उन्होंने बाबा के योग से 33 साल जिया था। तो मैंने कहा अमित कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड रोए जा रहे रोए जा रहे रोए जा रहे। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, अपनी सीट पे बैठाया, खुद ड्राइव करी, घर लेके मैं गाड़ी आई। तो जब मम्मी को बताया तो उस वक्त 2 मिनट के लिए मम्मी भी शॉक्ड हो गई। और मेरे बेटे के 10th के बोर्ड पेपर चल रहे थे, तो हमने कह दिया कि घर में कोई हल्ला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तेरे को, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई साइंस नहीं है, जो आज की डेट में काफ़ी एडवांस साइंस हो चुकी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ना थोड़े से छोटे दिल के थे, थोड़े कमज़ोर दिल के थे, वो बहुत जल्दी हो जाते थे वो। हाँ, तो मैं उनको ना, हमने अपने बेटे के सामने कुछ भी रिएक्शन नहीं होने दिया, और सब कीमो चलती रही, सब कुछ होता रहा। मेरे बेटे ने को पता था? ये भी मैं बताती हूँ कि मेरे बेटे को कुछ नहीं पता था कि पापा को क्या हुआ है। इनफैक्ट ना मेरे मायके में किसी को पता था, मेरे ससुराल में सबको पता था। मेरी मदर बिना सुने गई थी, उनको भी नहीं पता था उनके दामाद को क्या हुआ, मैंने पता ही नहीं लगने दिया। वो लड़की क्या जो अपने इन चीज़ों को मायके वालों से सिचुएशन को देख के कि आपकी मदर भी तो कैसे इस पर रिएक्ट करेगी, फैमिली वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरी मदर बिना सुने गई, कुछ नहीं पता था। मेरे मायके में जब डेथ हुई थी ना मेरे हस्बैंड की, तब पता चला था कि ये क्या हो गया इसके साथ। मेरे घर में किसी को नहीं पता था, सिर्फ मेरी मासी को पता था, क्योंकि वो डॉक्टर थी और उनसे हमें सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती थी, और हम बस उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होता रहा था। मेरी मम्मी की डेड बॉडी रखी थी और मैं अंदर ये रो रही थी कि मम्मी अमित को ये है, मैं कैसे करूँगी, अमित को ये है, मैं कैसे करूँगी। क्योंकि जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई थी उस दिन अमित का पेट स्कैन चल रहा था, क्योंकि हर 6 महीने के बाद रूटीन चेकअप होता था, तो पेट स्कैन वहाँ चल रहा था। बहुत हैट्स ऑफ है मैम आप इस चीज में। तो कैसे आपने उस टाइम पे अरेंज करी सारी बिल्कुल चीजों को? बिल्कुल, मैंने, मेरे बेटे को भी तब पता चला जब उसका रिजल्ट भी आ गया। क्योंकि ना हमने अमित का ना माइंड ऐसा सेट कर दिया, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को अगर जीतना ना, सारा माइंड का गेम है। अगर माइंड में अपने पॉजिटिव थॉट डालते गए तो जो डिजीज़ है ना वो भी कैसे कम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और हम जीते भी। और बिल्कुल हमारे कैबिन में हमारे
रूम में डॉक्टर्स आते थे, हम लोग बैठे होते थे, कीमो की ड्रिप चल रही होती थी और इधर मेरे हस्बैंड लैपटॉप पे काम कर रहे होते थे। और सब कहते थे कि इस रूम में आकर ना ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं कैसे हस्बैंड वाइफ इतने स्ट्रांग हैं और बहुत अच्छे से इस चीज़ को कॉप अप करके बाहर निकल रहे हैं। तो डॉक्टर्स हमको बहुत अप्रिशिएट करके जाते थे। तो डॉक्टर्स का बहुत बड़ा पॉजिटिव हमारे साथ रहा, फैमिली में रहा सपोर्ट। हमने, और मेरे बेटे को तब पता चला एक दिन ना, वो जैसे बच्चा है उसको तो कुछ पता नहीं था, और कुशागर की अपने फादर से बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो मारना खेलना, एकदम से उसने ना मारते मारते पेट में मार दिया। तो अमित को ना दर्द हो गई तो रो पड़ा। उस दिन शायद उसको वाकई दर्द हुई थी। तो तब अमित के मुंह से निकल गया, तो वो बच्चा एकदम सहम गया कि ये क्या। फिर मैंने एकदम से बच्चे को संभाला, कुछ नहीं है खुशहाल, बिल्कुल ठीक हो गए, डॉक्टर्स ने कह दिया देख रिपोर्ट्स। तो बच्चा थोड़ी देर सहमा और फिर मैंने उसको संभाला, फिर उसको खेलने भेज दिया। पर कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड वो चीज चलनी शुरू हो गई थी कि मेरे पापा को कुछ हो गया है। और उस टाइम पे आप लोगों ने फाइनेंसेस कैसे संभाले थे ना? उस टाइम पे अर्निंग क्या आप भी थे? मैं शुरू से ही अर्निंग रही थी। मेरा पेरेंटिंग का लाइफ कोच हूँ मैं, और करियर गाइडेंस की मैं लोगों को गाइड करती हूँ। मेरा 25 साल पुराना काम है। मैंने लोगों की, बहुत से लाखों बच्चों की, बड़ों की, लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करी है। और बहुत लोग मेरे को आज भी नाम भी ले लें तो ऐसे जुड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जाते नहीं हैं। 30-30 साल पुरानी मेरी फ्रेंड्स हैं, कोई मुझे नहीं छोड़ता। शायद भगवान ने ये क्वालिटी दी है कि सबको बना के रखना है। तो मतलब अर्निंग सही चल रही थी कि हाँ, हो गया अर्निंग था सही सारा? थी, अर्निंग सही थी, सब कुछ था। हमने जितनी भी सेविंग्स करी थी, जो भी कुछ हमारे पास था, भगवान की रहमत थी। मैं आज भी भगवान की रहमत कहती हूँ इसमें कि मैंने अपने हस्बैंड के पूरे ट्रीटमेंट में किसी से भी ऐसे नहीं किया और हमेशा ऐसे दिया ही है। बहुत अच्छा। ऐसे नहीं किया कि मुझे चाहिए, मैंने दिया ही है। उस उन हालात में भी कई लोग ऐसे आए कि भाभी ये दिक्कत होगी है क्या, 50,000 की हेल्प कर सकते हो? मेरे हस्बैंड ने कहा दे दे। हमने तब भी उस सिचुएशन में भी एक इंसान की 50,000 की, उसने कहा 3 दिन में लौटा दूंगा, और उसने चौथे दिन हमको लौटा दिए थे। अब तक हमने आपकी कहानी में बहुत सारी चीजें जानी, सोनीपत, दिल्ली, फिर फैमिली, शादी, इन लॉज, फिर एकदम से कैंसर आ जाना हस्बैंड के साथ। उसके बाद अब मैं आपकी कहानी में और आगे बढ़ती हूँ। जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद आपको लगा नहीं कि आपकी लाइफ रुक गई या एकदम से क्या हुआ? वो मोमेंट कैसा था आपके लिए कि उस टाइम आपको था कि अब घर में अकेली मैं रह गई हूँ? है, ये भी बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन करने देने वाला क्वेश्चन है आपका राधिका मैम। जब हस्बैंड गए मेरे घर में, कमाल की बात तो यह है कि मैं भी हस्बैंड को ये कह के गई हूँ कि मैं कुशागर का एडमिट कार्ड लेके आ रही हूँ, और पीछे से मेरे हस्बैंड मेरे से बिना मिले चले गए। बच्चे का 12th का बोर्ड शुरू होने वाला था, 10th में डिडक्ट हुआ, 12th के बोर्ड में हाँ वो जी। चले गए। और वहां पर जब मेरे घर में 100 बंदा खड़ा था तो मेरा बेटा कहता है कि मैं पेपर नहीं दूंगा। मैंने कहा पेपर तो तेरे फरिश्ते भी देंगे। अच्छा। पेपर तो तेरे फरिश्ते भी देंगे। उस वक्त मेरे बेटे की एक टीचर थी ना मुंजाल, हमारी नेबर भी हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ाती थी इसको। उसने कहा भावना अभी इसको कुछ भी मत कह, कल बात करेंगे, मैं इससे कल बात करूंगी। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था जो कुशागर को आया, संभाला। स्कूल के टीचर्स भी आई, जब कुशागर के स्कूल के टीचर्स आई तो उनको लगा कि इनकी मम्मी टूटी हुई होंगी, हमें चुप कराना पड़ेगा, बच्चे को ये करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो सारा स्कूल के टीचर स्टाफ आया, उनका मैम टेंशन नहीं लो, पेपर मेरा बेटा बहुत अच्छा करके आएगा, उसकी तैयारी पूरी है। तो वो जाकर कह रही थी कि वो उसकी मदर बड़ी स्ट्रांग बैठी थी, ऐसे में तो बंदा टूट जाता है। मैं उस वक्त स्ट्रांग बैठी। फिर क्या हुआ, जब मैं उसको, पहला पेपर था, मैं छोड़ने गई, पहला पेपर देने जा रहा है तो शाम को आकर बाप की क्रिया में बैठ रहा है। दूसरा पेपर देने जा रहा है तो 10वीं करने करने जा रहा है। तो ये सारे पहले 3 पेपर्स उसके रिचुअल्स में निकले। स्कूल जाता था, एग्जाम देने जाता था, वो माला, वो धागे, वो सब कुछ उसकी, टफ था उसके लिए सब तो काफी। उसके गले में डले होते थे। तो टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने बोला कि
मैं जब उसको पहले पेपर पे छोड़ने गई तो टीचर ने बोला कि आप डरिएगा नहीं, हमने ना एक टीचर इसके लिए सभी पेपर्स के लिए अपॉइंट कर दी है, और अगर ये कहीं भूल भी गया ना तो हम पास करवा देंगे। मैंने कहा नो, मेरे बेटे को छेड़ना नहीं, उसको सब कुछ आता है, वो अपने आप करके आएगा। और टीचर्स चाहे वो पांचों पेपर में बैठे रहे, पीछे बाहर एक खड़ा रहता था, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली मना करके आई थी कि उसको छेड़ना नहीं, क्योंकि अगर वो छिड़ा तो उसका सारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। और मेरे बेटे की भगवान की रहमत, क्योंकि मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, मेरी मम्मी कहती थी चाहे कुछ भी हो जाए भगवान का साथ मत छोड़ना, मैंने बस वही साथ पकड़ा हुआ है, मैंने दुनिया का साथ नहीं पकड़ा, उसका साथ पकड़ा हुआ है। और उस पे बच्चे ने पेपर दिए भी, 92% स्कोर भी किए, बट हम एंट्रेंस में पीछे हो गए। 1 साल उसने दोबारा मेहनत करी, जेई दोबारा दिया, और आज वो थापर में इंजीनियरिंग कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है। एक और चीज पूछूंगी मैं आपसे, इतनी सारी चीजें हुई अब तक, आप अपनी कहानी में बहुत स्ट्रांग हो जैसे आप बता रहे हो, पर कभी कभी अकेले में इमोशनल ब्रेकडाउन तो होता होगा। होता है, बिल्कुल होता है। तब कैसे संभालते हो? जब कभी ना, जब फाइनेंशियली मेरे को कुछ ऐसा सराउंडिंग में दिखने लगता है कि ये टास्क है, इसमें थोड़ा ऐसे पैसों का थोड़ा करना पड़ेगा मेरे को, जब भी ऐसा सिचुएशन आती है, एक बार मैं रो पड़ती हूँ, अकेले में रूम में रोती भी हूँ, और तब मैं अपने हस्बैंड को याद करती हूँ कि हाँ अमित, तूने संभाला हुआ था, अगर तुम होते ना तो शायद मेरे लिए ये चीजें कुछ थी ही नहीं। तो कहते हैं ना कि उस वक्त रो के बह जाना भी बहुत अच्छी बात होती है, तो मैं रो के निकाल देती हूँ, लेकिन फिर बाउंस बैक करती हूँ किसी तरीके से। फिर मैं अपने BSR सर हैं, उनकी कोई एक पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, स्वीन मैम है, उनका कुछ लेक्चर सुन लेती हूँ, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया। वो मेरे को टीचर्स बहुत अच्छे मिले, स्वीन मैम है, मनीष सर हैं, BSR सर हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को एकदम से संभाल लिया। आपके गुरु आपको अच्छे हाँ, मेरे को कोचेस बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मेरे को संभाल लिया। अब सिंगल मदर की जर्नी कैसी थी? क्योंकि देखो एकदम से पहाड़ आ गया आपके ऊपर, और अब सिंगल मदर की लाइफ हम लोगों को नहीं पता है कि उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, और कोई भी सिंगल मदर अगर ये पॉडकास्ट सुन रही है तो उसको क्या कहना चाहोगे? मैं सिंगल मदर के लिए यही चैलेंज जो आते हैं ना, सबसे पहला चैलेंज आता है घर कैसे चलेगा, फिर आता है बच्चे कैसे पलेंगे, और अगर अभी उम्र ऐसी है कि बच्चों की जिम्मेवारियां पूरी नहीं उतरी हैं तो ये चैलेंज जरूर आता है। मैं कहती हूँ कि अगर कोई लड़की जॉब कर रही है, नहीं कर रही है, अगर जॉब नहीं कर रही है और हस्बैंड एक्सपायर हो गए, कोई तो हुनर होगा, बिल्कुल, कोई तो हुनर होगा। सिलाई कढ़ाई तो चाहे आज की डेट में कोई नहीं करता, खाना बनाने का तो हुनर हर औरत के पास है। क्लाउड किचन खोल ले, क्लाउड किचन खोल ले, वो हुनर तो कोई किसी, वो तो एक औरत के अंदर इनबिल्ट होता है। बिल्कुल। एक और चीज मैं पूछूंगी आपसे मैम, कि ये लगा लो अब आपके हस्बैंड की डेथ होगी, सिंगल मदर की जर्नी शुरू होगी, कई बार ना लड़कियों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है ससुराल में रहना, क्योंकि आपके हस्बैंड और आप लोग और आपकी मदर इन लॉ एक साथ ही रहते थे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको लगा कि नहीं, मैं कुशाग्र को लेके मायके चली जाती हूँ क्योंकि अब मेरा यहाँ पे कोई नहीं है? कई बार ऐसी फीलिंग आई या सोसाइटी ने करा? बिल्कुल भी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। ऐसे कैसे चले जाएं, बुजुर्ग माँ है, उसको अकेला कैसे छोड़ के चली जाएं, बिल्कुल, ऐसे कैसे छोड़ के चली जाएं। चाहे जितना भी खट्टा मीठा हमारा रिश्ता सास और बहू का क्यों ना रहा हो, लेकिन पाप का काम नहीं करना चाहिए कि उस बूढ़ी औरत को, जिसके सिर पे ना उसका बेटा ना उसका आदमी, हमारे फादर इन लॉ भी चले गए थे, ना ना ना। बहुत अच्छी बात। ये तो, ये मैं कहती हूँ, आप जितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाओ, जितनी अंगूठियां, जितने उपाय कर लोगे, लेकिन इस पाप का घड़ा सातों जन्म का किसी जन्म में नहीं उतार पाओगे अगर आप किसी बुजुर्ग बंदे को अकेला छोड़ के अपने बच्चे को लेके चले जाओगे। ये पाप का काम नहीं करना कभी भी, फिर सारी एस्ट्रोलॉजरियां फेल हो जाएंगी, आप सारी जिंदगी हर जन्म में उपाय करते रह जाओगे, लेकिन इसको भरपाई नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे को एक चीज अच्छी लग रही है आपकी कहानी से कि इतने स्ट्रगल आए लेकिन हिम्मत बहुत थी, जब भी कोई चीज होती थी एकदम वापस से बाउंस बैक कर लेते थे। बिल्कुल करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारी देखो, जिसके घर पे जो बीतनी थी बीत गई। हर किसी की, आपके रिलेटिव्स हैं, कुछ हैं, सुख है दुख है, सुख दुख में रिलेटिव्स खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, उनके घर में भी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, आप कितना हेल्प करने जा रहे हो उनकी।
हर किसी के स्ट्रगल, अपने पेपर अपने हैं, कोई किसी का पेपर नहीं दे सकता। हमें अपने पेपर खुद ही देने हैं, तो अपने पेपर में आप डिस्टिंक्शन लो, पास हो, एवरेज लो या उसमें मेरिट लाओ, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद एकदम से आपने सोशल मीडिया पे आने के कैसे सोचा कि अब मेरे को सोशल मीडिया करना है, रील्स बनानी है, क्योंकि ये भी आपके लिए एक नया ही फेस था। एक्चुअली जब हमने नया नया ऑफिस लिया था ना, रोहिणी के अंदर, मॉल के अंदर, आरजी मॉल के अंदर हमने अपना ऑफिस लिया था। और तब मेरे हस्बैंड, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ही सारा सेटअप था। और वहाँ पर जब औरों के सारे काम होते थे ना, तो मेरा भी मन करता था कि मेरी रिकॉर्डिंग्स हों। तो वहाँ एक दो लेक्चर ना लोगों ने मेरे वहाँ पर रिकॉर्ड भी किए थे। तो मेरे जैसे जितने भी पेरेंटिंग से जुड़े लेक्चर्स थे, तब मैंने ना बोर्ड पे नोट्स वगैरह सब समझाती थी, तो वहाँ पे मेरे शूट भी हुए थे। फिर ये बात आई गई हो गई, फिर मेरा वापस वही क्लिनिक आने जाने का रूटीन हो गया, फिर बाकी ये सब कुछ हो गया था। जब मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने एक शूट किया था मेरा मेडिटेशन का, तो वो मेरा यूट्यूब पे है भी। सबसे पहला मेरा मेडिटेशन के ऊपर शूट था। और एक छोटी बच्ची ने, विधि सिक्का ने करा था, हमारे ऊपर ही रहती है, उसका भी यही सारा शूट का काम है। उसने बहुत अच्छा शूट किया था। तो तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। जब मेरे हस्बैंड गए, तो ऐसे बैठे बैठे मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप, क्योंकि मेरे थोड़े क्लाइंटेज, देखो 2 साल आपका काम जब ऊपर नीचे होएगा तो आपकी क्लाइंटेज टूटती है। लोग, आप फिर लोगों के मन में ये आ जाता है कि अब तो पता नहीं मैम काम भी कर रही हैं या नहीं, काम करेंगी भी या नहीं, वैसे ही रिदम में आएंगी भी या नहीं। तो मैंने कहा कि जब सब दुनिया सोशल मीडिया का ज़माना, तब कोविड भी आया था, तो कोविड से लोगों का सोशल मीडिया एकदम से उठने, कोई रंग गया, कोई तर गया, कोई टू खत्म हो गया। तो कोविड तो किसी किसी के लिए ब्लेसिंग्स थी, और हमारे जैसे लोगों के लिए ब्लेसिंग्स बन के आया था। तो तब मेरा सोशल मीडिया पे एंट्री हुई, तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे काम करना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे मुझे गाइडेंस मिलने लगी, मेरे पास एक बच्ची आई, उसने मेरी रील्स बनाई। तो मेरे अंदर क्या था कि सीखना और समय को पकड़ना है। जो समय को पकड़ लेता है, तो मेरे ख्याल से शायद वो ताल में ताल मिला लेता है, नहीं तो उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर राधिका बच्ची हमको हमारी में मिली, और इसने मेरा सारा सोशल मीडिया हैंडल करा, इसने मेरे को करेक्शन कराई, कई चीज़ें सिखाई। राहुल ने मिला, विपुल मिला, तो इन सब ने पूरा मेरा सारा सेटअप संभाला हुआ है, और मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। आज ये मेरा होस्ट पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपकी स्टोरी को बहुत पर्सनली जानती भी हूँ, और मैं चाहती थी कि ये स्टोरी आपके लोगों के आगे आए भी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि लोगों के, ये लगा लो कमेंट, लोगों की बातें कि अरे क्या कर रही है, सिंगल मदर है, रील्स बना रही है, कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं कि आपकी लाइफ में? मैंने यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि जब मैं किसी गैदरिंग में जाती थी ना, लोगों की नजरें कुछ होती थी और बोलते कुछ थे। मुझे समझ में आती थी, आज भी मुझे समझ में आती है, लेकिन मैं किसी को ना जज करती हूँ, ना रिप्लाई देती हूँ। लास्ट में जाती हूँ और जल्दी फंक्शन से आ जाती हूँ। मुझे जैसे जीना है, मैं जैसे जीना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे जी रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। जब मैं समाज में अच्छा काम कर रही हूँ, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है कि तूने लोगों की ज़िंदगी संवारनी है, तो पीछे देखो, अगर किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करूंगी तो वो मेरे लिए अच्छा बोलेगा। अगर मैं किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं भी कर रही, तो मेरे को आगे बढ़ता देख के वो कुछ भी सोचे। मुझे तो बस इन सब चीज़ों को पार करते हुए आगे जाना है और अपना बेस्ट देना है, कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, कम से कम 5 लाख लोग ऐसे बना के जाऊं कि वो बोलें कि क्या बंदी थी। एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ आपसे, अब हम एंड की तरफ हैं, तो मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चन या कुछ क्विक क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ जी। अब आपकी कहानी में हमने बहुत सारी चीजें देख ली, आपकी कहानी में बड़े सारे फैक्टर्स भी आए हैं। ये डेथ टर्म, मतलब ये आपको पता चल जाए कि किसी की डेथ हो गई है, या फिर कोई किसी को कैंसर हो रहा है, तो अब आप इन टर्म्स के साथ कैसे डील करते हो? देखो, डेथ एक बार होती है, और हम मरते रोज हैं, रोज मरते हैं, कभी किस स्ट्रगल से, कभी किस स्ट्रगल से। जब मरना ही है तो कुछ करके जाओ ना, कुछ करके जाओ, दुनिया आपकी अच्छाई को याद रखे, कुछ करके जाओ। कभी आपने ये सोचा कि ऑफ कोर्स देखो, अब आप सिंगल मदर हो, आपकी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई, अब आपके पास आप और आपका बेटा ही है, कभी आपने ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आए कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा? जैसे पापा के जाने के बाद हम संभल गए,
तो मेरे जाने के बाद वो भी संभल जाएगा, कोई ना कोई हाथ पकड़ ही लेगा। अपने बेटे की अपब्रिंगिंग कैसे करी थी आपने? मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छे से ब्रिंगिंग करी। जब वो मेरे हस्बैंड गए तो वो 1 महीना नीचे नहीं उतरा था, बिल्कुल नीचे नहीं उतरता था। 2 महीने हो गए नहीं उतरता था। मैं उसके फ्रेंड्स को रोज घर बुलाती थी, आओ बैठो, इसके साथ बैठो। वो आधा घंटा बैठते थे, 1 घंटा बैठते थे, वो नीचे मुँह करके ऐसे बैठा रहता था। लेकिन वो, फिर मैंने कहा कि कुशाग्र कब बाहर आना है, मुझे टाइम दे दो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। धीरे 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 जब उसने, क्योंकि ना यहाँ पर ना मैं एक लड़की का बहुत बड़ा रोल है हमारे घर के अंदर। हमारी नेबर की बेटी है रीशा। जब मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ ना, तो ऐसे ही वो बच्ची हमारे घर आने लगी, हमारे साथ बैठती थी, चली जाती थी, बैठती थी, चली जाती थी। फिर वो डेली रूटीन बन गया और मेरे हस्बैंड का उसके साथ बॉन्ड बन गया। और जब वो हस्बैंड मेरे गए तो वो लड़की का, जैसे डिनर हमारा इकट्ठा ही बनता था कि रीशा खाएगी, फिर मेरे हस्बैंड खाते थे। इवन जब तक रीशा मीठा बनता था, वो खा ना लेना, तो मेरे हस्बैंड खाते भी नहीं थे कि पहले रीशा को खिला। एक दिन उसका पेट भरा हुआ था कि हमने कहा कि अमित कह रहे चाहे इतना सा खा ले, फिर मैं खाऊंगा, फिर वो नहीं खा रहा। उस लड़की, मैं कहती पता नहीं शायद वो भगवान की ब्लेसिंग से, जैसे मेरे हस्बैंड गए वो लड़की 6 महीने तक उसकी मदर की भी पीठ सुन रही है, जो उसने भी अपनी बेटी को ऐसे परमिशन दी कि आती थी। 6 महीने तक वो लड़की रोज आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी। हमारे घर में ना वो रात में जो एक सूनापन, खालीपन होता था ना, वो भर जाती थी। उस लड़की का बहुत बड़ा रोल है, ये भगवान का कोई भेजा हुआ फरिश्ता था जो वो हमारे घर आती थी। कोई ना कोई तो गहरा रिश्ता था, वो पैदा वहां हो गई, शायद वो यहाँ के लिए थी। तो एक ऐसा मैसेज जो आप सबको देना चाहो स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड। मैं स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड बस इतना ही कहूंगी कि एक तो किसी का दिल नहीं दुखाना, बिल्कुल दिल नहीं दुखाना, और अपने अपने पे काम करना है। अपने पे सेल्फ एनालिसिस करो कि अगर जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे ना, आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे, अबंडेंस भी नहीं अपने घर में ले पाओगे। आप सारा दिन क्या करते हो, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू के चक्कर में ना ये जो 4 उंगलियां अंदर आ रही है ना, इस पे काम नहीं होता है। खुद पे काम करो, अपनी कमियों को सुधारो। सुबह से लेकर रात तक जो अपने काम का, अपने बिजनेस का आप देखते हो ना, उसके अंदर ये वर्किंग करो कि क्या अच्छा हुआ, क्या नेगेटिव हुआ, और जो अच्छा हुआ उसको साइड पे रख के जो कमी है उस कमी पे रात को काम करके सो। रात को सब कॉन्शियस अपना काम करता है, रात को उसको काम करके सो, और सुबह आपको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। तो खुद पे काम करो, और किसी पर काम करने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद पे काम करोगे, घर में जितने भी सराउंडिंग में लोग आपके साथ रह रहे हैं, 15-20 दिन में जब आपको वैसा बदला हुआ देखेंगे ना, वो अपने आप बदल जाएंगे, आपको बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कहानी, आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। मतलब इससे हमने भी बहुत कुछ पर्सनली सीखा कि इतनी सारी चीजें हुई आपकी लाइफ में, लेकिन आप कभी टूटे नहीं हो, आपने हमेशा बाउंस बैक किया। लास्ट में मैं अपने 2 लोगों का, वैसे तो बहुत सारे हैं, 3-4 लोगों का ना बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी। इट पोस्ट इस सोशल मीडिया के थ्रू मैं उनका। एक मेरी फ्रेंड है संजना वाधवा, और उसके हस्बैंड संजय वाधवा। उस वक्त जब मेरे स्ट्रगल चल रहे थे हस्बैंड के, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। आज भी वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, जब कभी भी आवाज लगाओ दौड़ के चले आते हैं। तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे मुश्किल वक्त में खड़े रहने के, साथ देने के लिए। मेरे ब्रदर इला विपुल सूटा, नवनीत सूटा, डॉक्टर कार्तिक सूटा, इन लोगों ने इतना, पंकज भैया, इन सब ने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे उस समय में मेरा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू आपका भी कि आपने अपनी कहानी बिल्कुल रॉ रखी, बिल्कुल सच्ची रखी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।